कभी सोचा है जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य टूटता है तो क्या होता है? प्राचीन भारत के इतिहास में महान मौर्य साम्राज्य के पतन ने सिर्फ एक खालीपन नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसा स्टेज तैयार किया जहां सत्ता, धर्म और कल्चर का एक नया दिलचस्प खेल शुरू हुआ। तो आज हम इसी जरूरी दौर को समझेंगे, वो समय जब नए साम्राज्यों ने भारत की किस्मत को एक नया आकार दिया। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्राह्मण साम्राज्य आखिर है क्या भला। फिर शुंगों के ड्रामेटिक उदय को देखेंगे, उनके बाद कौन आया उस दौर से गुजरेंगे, और फिर सातवाहनों की जबरदस्त विरासत को जानेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा दौर भारतीय इतिहास के लिए एक पुल की तरह क्यों जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले इसी नाम को पकड़ते हैं। एक बात साफ कर दें, ब्राह्मण साम्राज्य नाम इन राजाओं ने खुद को नहीं दिया था। ये तो समझिए एक लेबल है जो बाद में इतिहासकारों ने लगाया। और हाँ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जब प्राचीन भारत में ब्राह्मण साम्राज्य की बात होती है तो असल में हम किनकी बात कर रहे हैं और इनकी कहानी जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, ये इतिहास में कई अलग अलग जगहों पर दिखता है। जैसे डेक्कन के बहमनी सल्तनत से भी इसका नाम जुड़ा और 19वीं सदी के ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन से भी। लेकिन हमारा फोकस आज इन पर नहीं है। हम बात करेंगे सबसे पुराने, उस असली सत्ता की जिस पर ये लेबल लगाया गया, मतलब उन राजवंशों की जो मौर्य साम्राज्य की राख से पैदा हुए। और इसकी शुरुआत की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, एक विशाल मौर्य साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो रखा था, अब वो कमजोर पड़ रहा है, टूट रहा है। सेंट्रल पावर खत्म, बॉर्डर असुरक्षित। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं था, ये तो एक खुला मैदान था, अराजकता के लिए, और हाँ, एक नई शक्ति के उदय के लिए भी। और जानते हैं मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? किसी बाहरी हमले से नहीं, कोई बड़ी बगावत भी नहीं हुई। जो सबसे बड़ा झटका लगा वो अंदर से आया। आखिरी सम्राट बृहद्रथ को किसी दुश्मन ने नहीं मारा, उसे मारा उसी इंसान ने जिस पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसके अपने ही सेनापति ने। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण सेनापति जिसने सिर्फ अपने राजा को ही नहीं मारा, बल्कि एक ही झटके में पूरे मौर्य वंश को खत्म करके अपने वंश की नींव रखी, शुंग वंश। ये धोखा और एम्बिशन का वो पल था जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो हुआ ये, मौर्य पावर कमजोर हो रही थी। नॉर्थ वेस्ट से यवन, मतलब ग्रीक, हमला करने को तैयार बैठे थे। माहौल एकदम टेंशन वाला था। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर 185 BCE में पुष्यमित्र ने अपना दांव खेला। उसने सत्ता हथियाई और अपनी नई राजधानी विदिशा से उस बिखरे हुए साम्राज्य को समेटने का बहुत बड़ा काम शुरू किया। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद शुंगों ने राज कैसे किया? क्या अलग था उनके शासन में मौर्यों से? चलिए अब जरा उनकी मिलिट्री पावर, उनके समय के धार्मिक विवाद और कल्चरल इम्पैक्ट को समझते हैं। पुष्यमित्र सिर्फ एक तख्ता पलट करने वाला नहीं था, वो एक एम्पायर बिल्डर भी था। उसने इंडो ग्रीक राजा मेनांडर को हराया, विदर्भ को वापस जीता, और सबसे जरूरी, उसने एक कल्चरल शिफ्ट की शुरुआत की। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये एक बहुत पुराना वैदिक रिचुअल था और इसे कंडक्ट करवाया था महान ऋषि पतंजलि ने। ये सिर्फ धर्म की वापसी नहीं थी, ये संस्कृत भाषा का भी एक तरह से पुनरुत्थान था। और यहीं आकर कहानी थोड़ी उलझ जाती है और मजेदार भी हो जाती है। एक तरफ दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि पुष्यमित्र बौद्धों पर जुल्म करता था, उसने मठ तुड़वा दिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें खुदाई में मिले सबूत कुछ और ही बताते हैं। पता चलता है कि भरहुत और सांची जैसे बड़े बड़े बौद्ध स्तूपों का रेनोवेशन और एक्सपेंशन शुंगों के समय में ही हुआ। तो सवाल यह है कि वो कौन था, जालिम या संरक्षक? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, और ये बहस आज तक चल रही है। लेकिन देखिए, सत्ता कभी एक जगह टिकती नहीं है। इतिहास का पहिया तो घूमता ही रहता है। अब वक्त था सत्ता की मशाल को आगे बढ़ाने का और एक नए दौर की शुरुआत का। तो पावर का ट्रांसफर कैसे हुआ? बहुत सीधा सा है। मौर्य गए, शुंग आए, शुंगों के बाद आए कण्व, जो ज्यादा दिन नहीं टिके, और फिर
दक्षिण से, डेक्कन से एक नई बड़ी पावर का उदय हुआ, सातवाहन। और यहाँ इतिहास खुद को दोहराता है एक मजेदार अंदाज में। शुंग वंश का अंत ठीक वैसे ही हुआ जैसे उसकी शुरुआत हुई थी। जैसे पुष्यमित्र ने अपने राजा को मारा था, वैसे ही आखिरी शुंग राजा देवभूति को उसके अपने ही मंत्री वासुदेव ने मार डाला। वासुदेव ने कण्व वंश शुरू तो किया, पर उनका समय बहुत छोटा था। तो अब हमारा फोकस शिफ्ट होता है दक्षिण भारत की तरफ। कर्ण वंश के छोटे से शासन के बाद अब स्टेज पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी की, सातवाहनों की। इन्होंने डेक्कन को अपना सेंटर बनाया और एक बहुत बड़ा और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा किया। सातवाहनों की एक बहुत ही अनोखी बात थी उनके नाम। राजा अक्सर अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब गौतमी का बेटा सातकर्णी। इससे लगता है कि समाज में महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि राजगद्दी पिता से बेटे को ही मिलती थी। ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है इनके बारे में। अब बात करते हैं उनकी इकोनॉमी की, जो काफी एडवांस्ड और वेल कनेक्टेड थी। उन्होंने कई तरह के सिक्के चलाए, लेड यानी सीसे के, तांबे के, चांदी के, और एक हैरान करने वाली बात बताएं, उनके सिक्कों में जो सीसा इस्तेमाल होता था वो जानते हैं कहाँ से आता था? रोम से। सोचिए, उस जमाने में रोम से ट्रेड चलता था। यही नहीं, भारत में ब्राह्मणों को जमीन दान में देने की प्रथा की शुरुआत भी सबसे पहले इन्होंने ही की थी, जिसका आगे चलकर समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी विरासत आज भी पत्थरों में जिंदा है, चाहे वो कार्ले का शानदार रॉक कट चैत्य हो या फिर दुनिया भर में मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाओं में किया गया शुरुआती काम। और हाँ, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का विकास भी इन्हीं की देन है। उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन जबरदस्त था, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। तो आखिर में इस पूरे दौर को हम कैसे देखें? ये सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है, कि सातवाहन साम्राज्य ने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक पुल का काम किया। ये वो पुल थे जिस पर से आइडियाज, कल्चर और व्यापार सब कुछ नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाता था। इसने भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो कुल मिलाकर देखें तो शुंग, कण्व और सातवाहन ये सिर्फ मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बीच का फिलर पीरियड नहीं थे। इन्होंने उस दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया, संस्कृत भाषा को बचाया और ये सब कुछ अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया।